प्यारे बच्चों, आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग पार्ट 1 के। ये आपकी पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो बच्चा ये तैयार कर लेगा या ये वीडियो पूरी सुनेगा तो इंशाल्लाह उसको शॉर्ट क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको तफसीलन इनको समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अकाउंटिंग। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अकाउंटिंग एक आर्ट है, यानी अकाउंटिंग एक किस्म का हुनर है जिसको आप लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी, और कोई भी काम आप लेन देन करते हैं तो उसको जो आप लिखते हैं वो आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है उसको आप क्या कहते हैं, अकाउंटिंग, और उससे कोई ना कोई रिजल्ट आप क्या करते हैं, अखज़ करते हैं। फिर इसकी ब्रांचेज़ हैं, 3 मेजर ब्रांचेज़ हैं। एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक मैनेजेरियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? The main object of cost accounting is to determine the cost of goods manufactured or produced by the business. It also helps management of the business in controlling the cost by indicating avoidable losses and waste. अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग की ब्रांच है जो आपको गुड्स की कॉस्ट के बारे में बताती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर होने के बाद जो कॉस्ट बनती है किसी भी प्रोडक्ट की फाइनल गुड्स तक, उसके पहुंचने तक किसी भी गुड्स की जो कॉस्ट होती है उसको आप क्या कहते हैं, कॉस्ट। उसकी जो रिकॉर्डिंग करते हैं आप वो कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू असरटेन द रिजल्ट, ascertain the true result, profit or loss of the business preparation during a particular period of time, and to state the financial position of the business on a particular point of time. अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें आप एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस चेक करते हैं। फिर उसके बाद मैनेजेरियल अकाउंटिंग। The object of this accounting is to communicate the relevant information periodically to the management of the business to enable it to take suitable decision. Managerial accounting जो है इसका मकसद ये होता है कि आप अपनी जो बिज़नेस है उसको मैनेजमेंट की या उसके जो रिलेशन है, ठीक है, उसको सूटेबल फॉर्म में लेके आना और उससे सूटेबल डिसीजन ले सकना। फिर डिफाइन द टर्म अकाउंट। अब अकाउंटिंग के बाद अकाउंट क्या होता है, और जर्नल इज़ कॉल्ड द ओरिजिनल एंट्री बुक। और जर्नल को क्यों ओरिजिनल एंट्री बुक कहा जाता है? तो कहता है, ये जर्नल के स्पेलिंग यहाँ मिस हो गए हैं, तो JOURNAL है, ठीक है, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा। कहता है अकाउंट का मतलब होता है, अकाउंट इज़ द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंस और कैपिटल इन अ समराइज मैनर। अकाउंट एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है, यानी एक ख़ास अलहदा रिकॉर्ड होता है एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, रेवेन्यू का। यानी एसेट्स आपके पास कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, आपका इनकम कितनी है, और आपके एक्सपेंस और कैपिटल क्या है, इन अ समराइज मैनर, इन अ शॉर्ट मैनर, उसको आप क्या कहेंगे, ये क्या है, अकाउंट। फिर जर्नल को क्यों ओरिजिनल एंट्री बुक कहा जाता है? कहता है जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज सून एज दे हैपन। जर्नल को ओरिजिनल एंट्री बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपकी एंट्रीज होती हैं वो सबसे पहले जो रिकॉर्ड की जाती हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं जो सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं, वो आपकी जो पहली बुक है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है वो जर्नल है, तो इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहते हैं। अच्छा, ड्राइंग्स क्या है? कहते हैं ड्राइंग्स द अमाउंट ऑफ कैश गुड्स टेकन बाय द ओनर या ओनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज आर नाउन एज ड्राइंग। अब ड्राइंग वो अशिया या वो पैसा जो पार्टनर्स ने अपने बिजनेस में से विड्रॉ किया है या बिजनेस में से निकाल लिया है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं, वो उसने क्या की है, ड्राइंग्स की हैं इन द टर्म ऑफ अकाउंटिंग। फिर डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? कहता है डबल एंट्री सिस्टम, द सिस्टम अंडर विच बोथ द चेंजेस इन अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, वन चेंज इज डेबिट वाइल द अदर चेंज इज क्रेडिट विद द एन इक्वल अमाउंट। जब बोथ चेंजेस लिखी जाएंगी ट्रांजैक्शन की, यानी डेबिट साइड भी लिखी जाएगी और क्रेडिट साइड भी लिखी जाएगी, और दोनों की चेंजेस लिखी जाएगी,
और सेम अमाउंट से लिखी जाएगी, वो आपकी डबल एंट्री सिस्टम है। अच्छा, फिर सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है जी? Single entry system, a system in which sometimes both aspects of a transaction are recorded, sometimes only one aspect of transaction is recorded and sometimes no aspects of transaction is recorded, is called single entry। अच्छा, अब single entry system के अंदर जो आपके both aspects होंगे वो लिखना शर्त नहीं है, आप कोई सा भी एक aspect भी लिख सकते हैं और दोनों ही आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। no aspects of transaction is recorded, आप कोई भी aspect रिकॉर्ड ना करें तो वो आपकी क्या हो जाएगी? सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर उसके बाद आपका आएगा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस। कैपिटल का प्रॉफिट क्या होता है और कैपिटल का लॉस क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट कहता है कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो आप फिक्स्ड एसेट को बेचने से कमाते हैं। और प्रॉफिट अर्न ऑन अराइजिंग कैपिटल फॉर अ कंपनी, या फिर आपने किसी कंपनी का कैपिटल खरीदा हुआ है और उससे आप अर्निंग कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 इज सोल्ड विद 60,000। अब 50,000 की मशीन थी, आपने 60,000 की बेच दी तो वो आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 विल बी कैपिटल प्रॉफिट। तो जो आपका 10,000 का प्रॉफिट है वो अब आपका क्या कराएगा? कैपिटल प्रॉफिट। बिल्कुल इसी तरह इसके रिवर्स है कैपिटल लॉस। लॉस सफर्ड बाय अ बिजनेस ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट और इट इज इनकर्ड ऑन राइजिंग कैपिटल फॉर अ कंपनी। कहता है कैपिटल लॉस क्या? जब लॉस सफर होगा बिजनेस को फिक्स्ड एसेट के बेचने पर, ठीक है। जैसे एक कंपनी थी, ठीक है, उसके पास कैपिटल था, एक मशीनरी जो उसने बेची 50,000 की खरीदी थी और अब उसने वो 45,000 की बेच दिया, तो अब जो 5,000 का डिफरेंस आया वो उसका क्या है? कैपिटल लॉस है। फिर उसके बाद डिफाइन एरर्स ऑफ ओमिशन या कमीशन क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है। तो एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन कहते ही ओमिशन का लफ्ज़ी मतलब ही भूलना है, तो भूलने का एरर। एन एरर इन विच ट्रांजैक्शन हैज़ बिन कम्प्लीटली ओमिटेड, अगर आप अपना जो रिकॉर्डिंग है उसको कम्प्लीटली लिखना ही भूल गए फ्रॉम द ओरिजिनल बुक के अंदर ऑफ अकाउंट्स की, इज नाउन एज एरर ऑफ ओमिशन, तो वो एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। जी गुड्स सोल्ड टू शकील हैव बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द सेल जर्नल, आपने गुड्स बेच दी शकील को, अब आपने अपनी बुक में वो रिकॉर्ड ही नहीं की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कमीशन कहता है इट इज़ द फॉर्म ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ अ सर्विसेज रेंडर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, अब एक सर्विस यानी एक शख्स की सर्विसेज किसी दूसरे शख्स को प्रोवाइड करना, यानी मिडल मैन बनना, जो मिडल मैन अर्न करता है उसको आप क्या कहलाएंगे? वो क्या चीज़ है? वो कमीशन है। प्रिंसिपल क्या कहता है? इन फाइनेंस की लैंग्वेज में प्रिंसिपल इज द ओरिजिनल सम ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्ट नॉट इंक्लूडेड इंटरेस्ट और अर्निंग। अच्छा, प्रिंसिपल आप कहेंगे वो तमाम का तमाम पैसा जो आपने बोरो किया और इन्वेस्ट किया, नॉट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और अर्निंग्स, वो अर्निंग और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा? वो आप प्रिंसिपल कहलाएगा इन द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस। फिर उसके बाद डिफाइन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस विद एग्जांपल। नॉर्मल लॉस क्या है और एबनॉर्मल लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस विच अराइज ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ गुड्स ब्रेकेज श्रिंकिंग इज नाउन एज नॉर्मल लॉस, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। अच्छा, वो लॉस जो गुड्स को हैंडल करते हुए क्या हो गया है? टूट गया है या ख़राब हो गया है या गुम हो गया है, तो वो सारा आपका लॉस क्या होता है? वो नॉर्मल लॉस में आप ट्रीट करते हैं। अब नॉर्मल लॉस क्या है? लॉस विच अराइज ड्यू टू फायर, फूड्स और सम अदर एबनॉर्मल रीजंस इज नाउन एज एबनॉर्मल लॉस, इट रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। अच्छा, वो तमाम लॉस जो आपका क्या हुआ है, ऐसा लॉस जो किसी आफत की वजह से आता है, जैसे आग लग गई है, ठीक है, फ्लड आ गया है, तो ऐसी किसी वजह से जो लॉस होता है वो आपका होता है एबनॉर्मल लॉस, या जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया तो वो सारा लॉस क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। रेवेन्यू लॉस क्या कहता है? रेवेन्यू लॉस सफर्ड बाय अ बिजनेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स और डे टू डे कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस इज नाउन एज रेवेन्यू लॉस, इज लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू मुनाफे का लॉस वो लॉस होता है, वो लॉस जो बिजनेस को, ठीक है, डे बाय डे हो रहा है, यानी आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो डेली उस पर आपको लॉस कंपनी को उठाना पड़ा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू लॉस। राइट एंड थ्री एडवांटेजेस ऑफ वर्कशीट की 3 एडवांटेजेस क्या हैं? सिंप्लीफाइज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाना बहुत आसान हो जाता है। हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर, आप इससे एरर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। असिस्ट इन प्लानिंग एडजस्टमेंट, और आप इससे आसानी से प्लानिंग कर सकते हैं और एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
डिफाइन द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कहता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज a method of recording financial transaction where revenue and expense are recognized only when actual cash is received or paid। कहता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि जब अकाउंटिंग के अंदर ऐसा मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जिसमें आपने अर्निंग की और आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको आपने इन कैश रिकॉर्ड कर लिया और कैश ले लिया, तो आपका क्या हो जाएगा? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फिर इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड। इस सिस्टम के अंदर जब आप कैश रिसीव करेंगे तो उसको इनकम ट्रीट करेंगे और जब कैश पे करेंगे तो उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। डिफाइन लेजर और वाई लेजर इज कॉल्ड अ किंग ऑफ ऑल द बुक ऑफ अकाउंट। लेजर क्या है और लेजर को क्यों किंग ऑफ ऑल बुक कहा गया? कहता है लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स where transaction are classified and recorded to determine the financial position of a business। ledger principle of books of account है जिसमें तमाम ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस चेकआउट की जाती है। इट कंसिडर्ड द किंग ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको ऑल बुक्स का किंग कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट कंसोलिडेट्स एंड समराइज ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जर्नल। क्यों? क्योंकि ये समराइज करती है तमाम ट्रांजैक्शन ऑफ जर्नल्स को, प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। और आपकी बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उन सबको आपको ओवरव्यू देती है। द लेजर कंटेन वेरियस अकाउंट। इसके अंदर फिर वेरियस अकाउंट्स होते हैं सच एज जैसे एसेट्स है, लायबिलिटीज़ का अलग से अकाउंट बनेगा, कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा, रेवेन्यू का अलग अकाउंट बनेगा, एक्सपेंस का अलग अकाउंट बनेगा, विच आर एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्या है बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, एंड मेकिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस डिसीजन, और जो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्फॉर्म करती है आपको बिजनेस के डिसीजन के लिए कि आपको बिजनेस में क्या डिसीजन लेना है। व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। फिर कैपिटल रिसीट क्या और रेवेन्यू रिसीट क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स विच आर recurring, received again and again, by the nature of which are available for meeting all day-to-day expense of a business concern, are known as revenue receipts. It is sale proceeds of goods, interest received, commission received। अच्छा, वो काम बिजनेस के अंदर जो आप डेली बेसिस पर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उन सब को आप क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे आपने गुड्स बेची, ठीक है, इंटरेस्ट लिया, गुड्स बेची क्या कहते हैं प्रॉफिट पर, या इंटरेस्ट रिसीव किया तो इंटरेस्ट जो है आपका, या कमीशन रिसीव किया तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट। फिर कैपिटल रिसीट्स। अब कैपिटल्स पर जो आप रिसीव करेंगे चीज़ें वो आपकी कैपिटल रिसीट हो जाएंगी। रिसीट्स विच आर नॉन रिकवरिंग, नॉट रिसीव्ड अगेन एंड अगेन, वो इनकम जो आप रेगुलर बेसिस पर हासिल नहीं करते बाय नेचर के तौर पर, हुज बेनिफिट इज एंजॉयड ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट। जो आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट जिसका लेते हैं वो आपका क्या हो जाता है कि वो आपका कैपिटल रिसीट्स होता है। जैसे मनी ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द ओनर, मनी खर्च करते हैं ओनर बिजनेस के अंदर और उनसे वो उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। फिर लोन फ्रॉम बैंक, अगर आप लोन लेते हैं बैंक से या बैंक को लोन दिया हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो अब जो बैंक है वो आपसे क्या लेगा? कैपिटल रिसीट करेगा। फिर उसके बाद सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट बेचा हुआ है, उस पर आपको मुनाफा मिल रहा है, ठीक है, तो ये सारा आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट्स। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। क्रेडिट परचेज क्या और क्रेडिट सेल क्या? अच्छा, इससे पहले आपको पता होना चाहिए परचेज और सेल क्या। परचेज किसी भी चीज़ का बिजनेस के अंदर खरीदना परचेज कहलाता है, और किसी भी चीज़ का बेचना इन अ बिजनेस के अंदर उसको आप सेल करें। तो क्रेडिट लफ्ज़ उधार के लिए यूज़ होता है, तो क्रेडिट परचेज उधार पर आप खरीदेंगे जो सामान उसको क्रेडिट परचेज कहेंगे, और जो चीज़ें उधार पर बेचेंगे उसको आप क्या कहेंगे? क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट परचेज, इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम सप्लायर एंड पेमेंट इज नॉट मेड टू हिम एट द सेम टाइम, rather the payment is arranged to be made at some future date, such purchase are known as credit purchase। और इसी तरह क्रेडिट सेल, if goods are sold to a customer and he does not pay the price of goods at the same time but agrees to make payment on the some future date, the sales are called credit sale। यानी आपने कोई चीज़ सप्लायर से खरीदी है और उसको पेमेंट ऑन द सेम डेट नहीं की और वादा किया किसी फ्यूचर डेट पर देने का, तो वो आपकी क्रेडिट परचेज हो जाएगी। और इसी के रिवर्स, अगर आपने गुड्स खरीदी हैं और
गुड्स बेची हैं और उससे कैश नहीं रिसीव की और वादा किया है कि आने वाली किसी भी फ्यूचर डेट में वो आपको पैसे देगा, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट से। फिर कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर विद 3 एग्जांपल्स, आपने कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इनका डिफरेंस बताना है और इनकी एग्जांपल्स भी देनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों का आपने डिफरेंस बताना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म एसेट दैट बेनिफिट्स द बिजनेस फॉर द मोर वन अकाउंट पीरियड, इट एम्स टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी और इम्प्रूव एफिशिएंसी, दीज आर रिकॉर्डेड एज एसेट एंड डेप्रिसिएटेड ओवर टाइम। ऐसा पैसा जो आप किसी मशीन पर लगा देते हैं और वो मशीन आपके कारोबार की अर्निंग को बढ़ा देती है, उसको आप क्या कहेंगे कि आपने कैपिटल ख़रीदा है, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आपको क्या देगा, इनकम देगा और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगती रहेगी इन द पैसेज ऑफ टाइम। फिर परचेज ऑफ मशीनरी, उसने एग्जांपल दिया, मशीनरी आपने खरीद ली, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीद ली, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट और रेनोवेशन टू एग्जिस्टिंग एसेट, या आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अपने किसी भी मशीनरी को या किसी भी कारोबार को बेहतर बनाने के लिए कोई खर्च किया, या फिर आपने एग्जिस्टिंग एसेट पर उसको रेनोवेट किया यानी उसको बेहतर बनाया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग ऑन डे टू डे ऑपरेशंस टू मेंटेन द बिजनेस फंक्शनैलिटी इन द शॉर्ट टर्म, दीज आर एक्सपेंस इन द पीरियड दे आर इनकर्ड। अच्छा, फिर डेली बेसिस पर जो कारोबार को बेहतर बनाने के लिए आप अखराजात या खर्च करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे आपके पास रश था तो आपने सेल्समैन बढ़ा दिए, ठीक है, तो उनकी सैलरीज, फिर आपके पास जगह कम थी तो जगह बढ़ा ली, रेंट, फिर यूटिलिटीज़ बिल, आपके पास वर्कर्स के लिए फ़ैन नहीं थे तो आपने फ़ैन लगाए तो यूटिलिटीज़ उन पर फिर बिल आएंगे, तो यूटिलिटीज़, फिर रिपेयर्स, मेंटेनेंस, और ये सारे क्या हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर इससे आगे चलते हैं तो मॉनेटरी इवेंट एंड नॉन मॉनेटरी इवेंट क्या है। मॉनेटरी इवेंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो इन्वॉल्व होते हैं किस लिए, एक्सचेंज ऑफ मनी हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एन एक्सचेंज ऑफ मनी, वो तमाम ट्रांजैक्शन जो एक्सचेंज ऑफ मनी के तौर पर क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बिज़नेस के अंदर, और वो डायरेक्टली बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन पर इम्पैक्ट करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, मॉनेटरी इवेंट। जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, एक्सपेंस, रिसीट्स और इनकम, ये सारे आपके क्या हैं, मॉनेटरी इवेंट्स हैं। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स बिल्कुल इसके रिवर्स है, बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डो नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्व मनी एक्सचेंज बट दे हैव एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंट्री। ऐसे तमाम काम जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे पैसे के ज़रिए, ठीक है, तो उनको आप क्या कहेंगे कि ये आपके नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हैं, जिसमें चेंज इन मैनेजमेंट चेंज कर दी, पॉलिसीज चेंज कर दी, डाइजास्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द बिजनेस, या किसी डाइजास्टर ने अफेक्ट किया बिजनेस पर, तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। फिर बुक कीपिंग क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, तो बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। बुक कीपिंग एक ख़ास आर्ट है जिसमें आप मॉनिटर करते हैं ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड करते हैं एक ख़ास मैनर में, एक ख़ास आर्ट के ज़रिए, इसको आप क्या कहेंगे, बुक कीपिंग। फिर मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या है, मेंटेन अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ताकि आप मेंटेन रख सकें कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड अपनी तमाम ट्रांजैक्शन का। डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट एनी गिवन टाइम, आप किसी भी टाइम में अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके डिसीजन के लिए कि आपने किस वक्त में कौन सा फैसला करना है। फिर प्रॉमिसरी नोट क्या है और टर्म कैपिटल, इनको आपने बताना है। तो प्रॉमिसरी नोट आर रिटन प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी एट अ फ्यूचर डेट, आप किसी से वादा करते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में, और उससे वादा करते हैं कि आप फ्यूचर डेट में उसको कोई अमाउंट पे करेंगे, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है इसमें, तो वो आपका प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। और कैपिटल, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय इट्स ओनर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस का ओनर इनकम जनरेट करने के लिए, उसको आप क्या कहते हैं कि ये इसका कैपिटल है।
विच टाइप ऑफ मिस्टेक्स कैन बी कंसिडर्ड एज आर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सी मिस्टेक्स आती हैं वो आपने लिखनी है। तो नंबर 1 पर वन साइडेड एरर, एरर्स अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, कॉजिंग द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ बैलेंस। जब एक अकाउंट को इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। एग्जाम्पल जैसे इनकरेक्ट पोजीशन, आपने इनकरेक्ट पोजीशन पोस्टिंग कर दिया है, सॉरी पोस्टिंग है, आपने पोजीशन पढ़ दिया, इनकरेक्ट पोस्टिंग आपने कर दिया है। ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शन ही भूल गए, एंड एरर इन टोटलिंग, या आपसे टोटल करते हुए मिस्टेक हुआ। फिर राइट एनी 4 कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। 4 कॉजेज बताने हैं, 4 कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट होता है बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक के। तो नंबर 1 टाइमिंग डिफरेंसेस इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, आपने टाइम का फ़र्क किया है रिकॉर्ड करते हुए, तो इससे आपका क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है किसके दरमियान, कैश बुक और पासबुक के दरमियान में। यानी आप एक ट्रांजैक्शन इस माह की होती है, एक अगले माह की है, तो अब इस माह की ट्रांजैक्शन अगले माह में हुई है, आपने कोई कैश इशू की है और वो अगले माह में जाके रिप्रेजेंट हुई है, ठीक है, तो वो फिर क्या कर देगी, डिस्क्रिपेंसी करेगी कैश बुक और पासबुक पे। फिर एरर इन रिकॉर्डिंग इन ट्रांजैक्शन इन एदर द कैश बुक और पासबुक, आपने दोनों में से किसी भी बुक में ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दिया है तो भी आपके दोनों के एरर आएंगे। फिर बैंक चार्ज एंड इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, या बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लिया और आपको पता ही नहीं है तो वो भी डिस्क्रिपेंसी लेके आएगा। फिर डायरेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, डायरेक्ट डेबिट कर दिया बैंक ने या क्रेडिट कर दिया तो वो भी आपकी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, आल्सो राइट एग्जांपल्स, आपने बताना है कि सेलिंग एक्सपेंस क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या है और साथ आपने उसके एग्जांपल्स देने हैं। ऑल एक्सपेंस रिगार्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स एंड सेलिंग गुड्स टू द बायर आर कॉल्ड सेलिंग एक्सपेंस, वो तमाम अखराजात जो आपने बायर को चीज़ बेचने तक लगाए हैं वो सारे आपके सेलिंग एक्सपेंस हैं, जिसमें आपका कैरेज आउटवर्ड भी आएगा, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस भी आएगा, सेल्समैन का भी एक्सपेंस आएगा। ठीक हो गया, ये सेलेंस जो लिखा हुआ है ये गलती से लिखा गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द ऑफिस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो तमाम एक्सपेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस कहलाएंगे, जिसमें ऑफिस सैलरीज भी आएंगी, ऑफिस रेंट भी आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आएगा। राइट डाउन द मेन एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फिर डबल एंट्री सिस्टम क्या है ये बताएं। तो कहता है एक्यूरेसी, रिड्यूस एरर्स बाय रिकॉर्डिंग बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, आपने डबल एंट्री सिस्टम के फ़ायदे बताने हैं। तो पहला फ़ायदा है आपका एक्यूरेसी, तो एरर रिड्यूस होते हैं बोथ डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखने की वजह से। कंप्लीटनेस, आपका रिकॉर्ड कंप्लीट बनते हैं। कैप्चर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपकी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इससे रिकॉर्ड हो सकती हैं। फिर वेरिफिकेशन हो सकती है इससे। फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस टू चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी, आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस की और चेक कर सकते हैं अरिथमेटिक एक्यूरेसी की, फ्रॉड प्रिवेंशन की एंड हेल्प। फिर अच्छा लास्ट वन है फ्रॉड प्रिवेंशन, आप फ्रॉड को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंट फ्रॉड, आप डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉड को। व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? तो कहता है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और अ होलसेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स टू रिटेलर एज डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग्स प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो ड्यूरिंग द बारगेनिंग आप लेते हैं, ठीक है, यानी एक कीमत लिखी गई है उससे आपने कुछ डिस्काउंट लिया है और ठीक है, उस डिस्काउंट को आप क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, इट इज़ डिडक्शन और अलाउंस गिवन बाय द क्रेडिटर और डेटर इफ़ द अमाउंट इज़ पेड बाय द डेटर बिफोर द ड्यू डेट। कैश डिस्काउंट वो होता है जब आप कैश पे करें, आपने कोई चीज़ उधार पर ख़रीदी थी और आप फ्यूचर डेट से पहले ही आ गए हैं अपने डेटर के पास या क्रेडिटर के पास और उसको कहते हैं ये मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ, या वो आपको कहता है कि मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ और उसको आप कोई बेनिफिट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं कि ये कैश डिस्काउंट है। फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक 3 columns ऑफ अमाउंट्स आर प्रोवाइड ऑन ईच साइड।
तीनों यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर दोनों साइड्स पर डेबिट और क्रेडिट साइड पर तीन तीन कॉलम बनते हैं। एक कैश कॉलम बनता है, फिर बैंक का कॉलम बनता है और डिस्काउंट का कॉलम बनता है। फिर डिफाइंड टर्म्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या है? Assets are the things having certain value processed by a business and receivable by a business on a particular date. Assets certain value of business and receivables जो आपने बिजनेस के अंदर लेनी है, ठीक है, जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, स्टॉक, गुड्स, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक बैलेंसेस एटसेट्रा। अच्छा, कारोबार के अंदर जितना भी सरमाया उस सारे को आप क्या कहते हैं? वो क्या है आपका एसेट्स। और लाइबिलिटीज़ आपके कारोबार के जितने भी अखराजात हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वो सारी आपकी लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के वाजिबात या बिजनेस के अखराजात, वो सारी आपकी क्या होंगी? लाइबिलिटीज़ होंगी। अक्रूवल, अक्रूड रेवेन्यू एंड प्रीपेड एक्सपेंस। अक्रूवल क्या है, अक्रूड रेवेन्यू क्या है और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? तो अक्रूवल एन अकाउंटिंग मेथड वेयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड और इनकर्ड रिगार्डलेस व्हेन कैश चेंज हैंड्स। कहता है अकाउंटिंग मेथड के अंदर जब रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, अर्न व्हेन अर्न जब उसको कमाया जाता है, ठीक है, यानी रेवेन्यू मुनाफे को और एक्सपेंस को आप चेकआउट करेंगे, ठीक है, और जब आप उसको कमा रहे होंगे तो इसको आप क्या कहेंगे? रिगार्डलेस व्हेन कैश चेंज हैंड, जब कैश हैंड से चेंज ना हुई हो तो इसको आप क्या कहेंगे? एक्रूवल। फिर अक्रूड रेवेन्यू, रेवेन्यू दैट हैज़ बीन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश। आपने कैश रिसीव नहीं की लेकिन कमा लिया, यानी ऐसा मुनाफा जो आपने कमा लिया है लेकिन अभी रिसीव नहीं किया, वो आपका अक्रूड रेवेन्यू हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस, वो खर्चात जो आपने वक्त से पहले ही अदा कर दिए हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी आपने क्या कहते हैं, कोई एक्सपेंस किया है, जैसे आपने किराए क्या जगह ली हुई है जिस पर आप कारोबार कर रहे हैं, तो अगले माह का किराया पहले ही दे दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो बिजनेस या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एक ही होता है। तो बिजनेस या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। आप ओनर से सेपरेट एंटिटीज़ को जो रिकॉर्ड करते हैं उनको आप क्या कहेंगे? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसको आपने मिक्सअप नहीं करना, ये दोनों अलग हैं। फिर अलग नहीं है बल्कि सेम है। Going concern concept. According to this concept, it is assumed that the business will continue to operate for an indefinite time period. There is no intention to liquidate the business in the foreseeable future. अच्छा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? जिसमें आप बिजनेस को अज्यूम करेंगे और कॉन्टीन्यूटली ऑपरेट करेंगे इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, यानी इसमें टाइम पीरियड डेफिनाइट नहीं है, इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए आप बिज़नेस को क्या करेंगे? कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और देयर इज़ नो इंटेंशन, उसके अंदर किसी की भी इंटेंशन नहीं है लिक्विडेट द बिजनेस इन द फोर्सेबल फ्यूचर के लिए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? द प्रिंसिपल्स दैट बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुड बी रिपोर्ट ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की पता चलती है, उसको आप अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ऑन रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है? बिजनेस या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमने अभी ऊपर भी रीड किया है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। आप अपने ओनर से सेपरेट एंटिटी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो आपकी बिजनेस या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर अर्न। जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं और सर्विसेज अर्न करते हैं तो उससे जो मुनाफा होता है वो आप साथ रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको आप रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन और इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो आप इन द फॉर्म ऑफ मनी करते हैं, तो उसको आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? क्विक एसेट और क्विक लाइबिलिटीज़ क्या है, ये देखते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट द प्रिंसिपल्स दैट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। जब आप एसेट्स को आप उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर
रिकॉर्ड करेंगे तो वो कॉस्ट कंसेप्ट हो जाएगा। क्विक एसेट्स, एसेट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद अ शॉर्ट पीरियड। ऐसा तमाम एसेट जो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर शॉर्ट पीरियड के अंदर, उसको आप क्या कहते हैं कि वो आपका क्विक एसेट है। जैसे कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल। फिर क्विक लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ई जी अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म लोन। और वो लाइबिलिटीज़ जो आप क्या कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर पे कर सकते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, यानी शॉर्ट पीरियड के अंदर आपने क्या करनी है, पे करनी है, उसको आप क्या कहेंगे कि वो आपकी क्या है, क्विक लाइबिलिटीज़ है। जैसे अकाउंट पेबल, आपने पैसा देना है 10 दिन के लिए उधार लिया हुआ है, या शॉर्ट टर्म्स लोन लिया हुआ है 1 मंथ के, 10 दिन के, 15 दिन के, 20 दिन के, 2 माह के, 3 माह के, तो वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, क्विक लाइबिलिटीज़।